इतिहास मैं याद करता हूँ। जो शुरुआत करते हैं देवस्थानम रहस्यम, वहाँ से वह विकास प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है तो वही मुंशी प्रेमचंद, जब हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में वह बहुत क्रांतिकारी तो नहीं थे, लेकिन समाज सुधारक वाली जो एक मानवतावादी जो उनके अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, किसी भी देश के नागरिक के अंदर, तो वह विधवा जो महिलाएं थीं उनके अंदर जो जीवन में जो चुनौतियां आती हैं समाज के अंदर, उस पर वह प्रेमा में वर्णन करते हैं। और उसी के बाद वह चीज़ें समझते हुए उनके अंदर जो देशभक्ति का जो सुधारवादी चिंतन है उस दायरे को बाहर आते हुए वह सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के पातों में चले जाते हैं। मतलब देशभक्त भी दो तरह के थे उस जमाने में, एक खूब सुधारवादी टाइप के लोग थे और एक क्रांतिकारी टाइप के भी देशभक्त थे। तो क्रांतिकारी टाइप के जो देशभक्त कहे जाएंगे, जो शहीद आजम भगत सिंह तक जाते हैं, उस बात में वही प्रेमा कहानी के बाद हम देखते हैं कि वह सोजे वतन लिखते हैं, जिसमें हमें याद करते हैं कि पहला जो चैप्टर है कि सबसे अनमोल रतन क्या है। उस कहानी को पढ़ते पढ़ते जब अंत में जाएंगे तो कहते हैं कि वह खून का आखिरी जो कतरा है जो देश के लिए वो न्यौछावर हो, वह खून दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। ये भावना वह भरते हैं। देशभक्ति का प्रचार करने के लिए उन्होंने साहित्य के माध्यम से, कहानी के माध्यम से वह देशभक्तिपूर्ण भावनाओं को प्रचारित करने के लिए साहित्य का सहारा लेते हैं। लेकिन सीधे सीधे देशभक्त जो अपने को शहीद कर बैठते हैं, न कि सिर्फ सुधारवादी काम करते हैं, वहाँ तक उनकी दिशा पहुँच जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कहानी संग्रह, जिसमें साहस, मुक्ति की बात है, स्वतंत्रता की बात है, आत्म बलिदान की बात है। उसका शुरुआत होता है जिसमें साथी रामेश्वर जी सेवा सदन का चर्चा कर रहे थे और भी साथी, जिसमें सीधे सीधे वह सामंतवाद का के ऊपर प्रहार करते हैं और महिलाओं के ऊपर जो पराधीनता है उस पर उन्होंने प्रहार करते हुए अपने पात्र के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। वह जो अनिरुद्ध, कुंवर अनिरुद्ध है, उसके मुंह से धिक्कारते हुए बोलते हैं, जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज्य कर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी, बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहाँ दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। हराम का धन हरामखोरी के सिवा और कहाँ जाएगा। यानी कि यह जो जमींदारी व्यवस्था है उस पर प्रहार करते हुए वह पात्र के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। और वही मुंशी प्रेमचंद के ज़माने में 1908 के बाद धीरे धीरे रूस में हलचल मची हुई है और वहाँ जो गांव के जो गंवार भूचड़ कहे जाने वाले मजदूर किसान हैं, वह रूस में सत्ता को हथिया लेते हैं और पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है कि ये गंवार लोग अब देश को चला पाएंगे। अभी तक तो पढ़े लिखे और बड़े बड़े लोग देश को चलाते थे, अब चले हैं लोग एक सत्ता हथिया के हिंसा करके और देखिए अब तो रूस बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वह रूस बर्बाद किया, वो विकास के उस चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है जहां चंद्रमा जैसे जगहों पे अपने लोगों को भेज देता है। हम लोग, मैं साइंस का छात्र था तो ओपेरिन का सिद्धांत, जब पृथ्वी का उद्विकास हो रहा था तो ओपेरिन का सिद्धांत 1923 में रूस के ही वो साइंटिस्ट थे, बाद में मैंने पता किया। तो वह रूस लगातार आगे बढ़ रहा था और उससे प्रेरित होते हुए मुंशी प्रेमचंद या और भी ढेर सारे दुनिया के लोग प्रेरित हो रहे थे। तो मुंशी प्रेमचंद सीधे अपना रुख वैज्ञानिक और भौतिकवादी की तरफ, भौतिकवादी नजरिया विकसित करते हैं और कहते हैं जमाना पत्रिका में कि मैं अब गांधीवादी नहीं हूँ, मैं करीब करीब बोल्शेविक असूलों के करीब जा पहुंचा हूँ। मतलब वो गांधीवादी भी थे उस समय, गांधी के आंदोलन से भी बहुत अपने को लगाव रखते थे और उनके ढेर सारे आंदोलनों में वो शामिल थे। आर्य समाज से भी उनका जुड़ाव था। लेकिन जमाना पत्रिका 1919 में आते हुए जब जलियांवाला बाग कांड की घटना हो रही है, उस वक्त वह जमाना पत्रिका में लिखते हैं कि मैं अब बोल्शेविक उसूलों के करीब जा पहुंचा हूं।
फिर गमन जो पत्रिका है, गमन जो उपन्यास है, उसमें अपने पात्र के माध्यम से जितने देश के बड़े देशभक्त कहे जाने वाले पाखंडी जो नेता थे, उन पाखंडी नेताओं पे वो प्रहार करते हुए वो कोटेशन दे रहे हैं अपने पात्र के माध्यम से कि, और केवल पर्दाफाश नहीं कर रहे हैं, उनकी बखिया उधेड़ रहे हैं पूरा देवादीन के माध्यम से। और देवादीन कैसा पात्र है, जो लोग गबन पढ़े होंगे, वो पूरा जीवन का एक लंबा अनुभव है, जिसने अपने 2 बेटों को खो दिया है देशभक्ति में, खुद भी देश के मुक्ति संग्राम में अपने को शामिल किया हुआ है। वह कह रहे हैं देवादीन कि एक बार बड़ा भारी जलसा हुआ और एक साहब मंच पर खड़े होके बड़ा खूब कूद रहे थे, और जब नीचे आए तो मैंने उनसे कहा कि साहब सच सच बताओ, जब तुम सूरज का नाम लेते हो तो वह कौन सा सूरज तुम्हारी आंखों में रूप लेता है, वह कौन सा सूरज है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों के हवाओं को हवाएं खाओगे, अंग्रेजी ठाट बाट बनाए घूमोगे। तुम्हारे ऐसे सूरज से हमारे देश के लोगों का, जनता का क्या कल्याण होगा? अभी तुम्हारा राज नहीं है तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो, जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तुम गरीबों को तो पीस कर खा जाओगे। मतलब ये जो सूरज चिल्लाते थे और खुद भी किसानों मजदूरों का शोषण कर रहे थे, ऐसे पाखंडी नेताओं को वह एक पात्र के माध्यम से चोट पहुंचाते हैं। यानी कि उनकी दिशा स्पष्ट है कि गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन एक काले जो अंग्रेज हैं या आज़ाद भारत में ये फिर वही रक्त पिपास जोंक की तरह से जनता के साथ व्यवहार करेंगे। इस पर उनकी नज़र जा पहुंची है शहीद आजम भगत सिंह की तरह से। फिर वह कहानी के माध्यम से, आहूत नामक कहानी, प्रेमचंद अपने आज़ादी का अर्थ उसमें दिखाते हैं कि वह क्या आज़ादी है। जिस आज़ादी की लड़ाई चल रही है उसमें जो प्रेमचंद की आज़ादी का अर्थ है, उसमें रूपमणि के माध्यम से वो बोलते हैं कि अगर स्वराज आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहेगा और पढ़ा लिखा समाज यूं ही स्वार्थांध, मतलब स्वार्थ का अंधा रहेगा, तो मैं तो कहूंगी कि ऐसे स्वराज का न ही आना अच्छा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा मात्र अपने सिर पर इसलिए चढ़ाएगी कि वह विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम से कम मेरे लिए तो ऐसा स्वराज का कोई अर्थ नहीं है। मिस्टर जान की जगह पर गोविंद बैठ जाएं, ऐसे स्वराज का हमसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। यह उसके माध्यम से ये कह रहे हैं। यानी आज़ादी का जो प्रेमचंद्र के नज़रों में जो अर्थ है दोस्तों, वह समझने की ज़रूरत है कि एक आज़ादी की लड़ाई और प्रेमचंद जिस आज़ादी के ख्वाहिशमंद थे वह कितना बड़ा फर्क है। वास्तव में प्रेमचंद, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ये लगता है कि प्रेमचंद जिस आज़ादी के ख्वाहिशमंद थे, वह आज़ादी मजदूरों, किसानों के हाथों में सामाजिक आर्थिक उनका बराबरी तो आए ही, और राज जो सत्ता भी चलती है वह भी मजदूरों किसानों के हाथ में पहुंच सके, इस आज़ादी के ख्वाहिशमंद थे गोदान। और फिर वह सिर्फ सत्ता ही ना आवे, ये जो संसदीय जो लोकतंत्र जिसको कहा जाता है, जनतंत्र कहा जाता है, इस पाखंड को भी, चुनावी जो नौटंकी है, इसको भी मुंशी प्रेमचंद्र अपने ज़माने में दुनिया में तमाम जो संसदीय प्रणाली थी उसको वह समझ रहे थे, तब ऐसा लिख रहे थे। गोदान में पात्र के माध्यम से वह जब बोलते हैं मिर्जा की आवाज़ में कि मेरा बस चले तो काउंसिलों में मैं आग लगा दूँ। मतलब काउंसिल तो बड़ा सम्मानित चीज़ है, और उसको देशद्रोही, अभी हमारे साथी कविता पढ़ रहे थे, तो जब आप सवाल करते हैं तो आपको देशद्रोही, किसान आंदोलनकारियों को कैसे खालिस्तानी बोला गया, माओवादी बोल दिया गया, क्या क्या नहीं ठप्पा लगाया गया। शाहीन बाग की वो माताएं बहनें जो एनआरसी और सीए के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, तो आप देखे ही पूरा पोस्टरबाजी, इस तरह से फ्लैक्स, जिसमें ढेर सारे आरोपियों को, जाने माने साहित्यकर्मी, लेखक, पत्रकार लोगों का लिस्ट आउट हो गया था, और उनसे मतलब रिकवरी करने के लिए कि आप उस आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उनको भड़का रहे हैं, ढेर सारे केस लाते गए थे, रोहित वेमुला और जिनकी बातें चल रही हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में एक नए समाज की रचना करने वाले लोग या उसकी बात करने वाले लोग जेलों में सड़ रहे हैं।
जो काला कानून है यूएपीए, जो आज भी उस 1919 की याद दिलाता है। तो प्रेमचंद्र की शब्दों में अगर देखा जाए तो वो अपने पात्र के माध्यम से, मिर्जा पात्र के माध्यम से कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो काउंसिलों में आग लगा दूं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो असल में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले पाता है जिसके पास रुपए हैं। चुनाव के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं नत हो जाती हैं, मतलब झुक जाती हैं। और बड़े बड़े पंडित मौलवी, लिखने पढ़ने वाले लोग, बोलने वाले लोग अपनी जुबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहें उस तरफ फेर दें। मैंने तो इरादा कर लिया है कि अब इलेक्शन के पास नहीं जाऊंगा, मेरा प्रचार अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। अब कहेंगे कि भैया ये कौन डेमोक्रेसी की बात करते थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र ये वाला डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे थे जिसमें चुनावी नौटंकी केवल होती है। वह एक और डेमोक्रेसी आ रही थी उसी समय, जब आज़ाद भारत 1947 में आ रहा था, तो उसी समय 1949 में चीन भी एक डेमोक्रेसी ला रहा था जिसको नौजनवाद, न्यू डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं। उस डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे कि सर्वहारा के हाथ में, मेहनत कश मजदूरों, किसानों के हाथ में सत्ता जाए, न कि ऐसी डेमोक्रेसी कि आप पूंजीपति फिर भी राज करता रहे और कहे कि अरे अंग्रेज को तो हम भगा दिए हैं, बस काम छुट्टी, मिठाई खाते रहो और 15 अगस्त मनाते रहो। तो कर्मभूमि में अपने पात्र के माध्यम से वह इसके बाद फिर चेतना विकसित कर रहे हैं उस कहानी के माध्यम से। ये जो सोसाइटी है कितनी वर्गीय है। जो गांधी का वर्ग समन्वय की जो राजनीति थी, यह स्पष्ट करते हैं कि वर्ग समन्वय से वजह से काम नहीं चलेगा। और आज भी हमारे ढेर सारे वामपंथी भी हैं जो वर्ग समन्वय करते हुए और पूरा उसमें शामिल हैं। वो स्पष्ट बोलते हैं कि समाज में दो तरह के वर्ग हैं, जिसमें एक तरफ लुटेरा वर्ग है, एक तरफ कमेरा वर्ग है, मेहनत कश वर्ग है। और उस समय कहते हैं यह अवधारणा की तरफ भी बढ़ते हैं कि एक ऐसा समाज आना चाहिए जिसमें वर्ग जैसी चीज ही ना हो, गरीब अमीर हो ही ना। तो गवर्नमेंट, वह बोलते हैं अपने पात्र के माध्यम से कि गवर्नमेंट कोई जरूरी चीज नहीं है। पढ़े लिखे लोगों ने गरीबों को दबाए रखने के लिए एक संगठन बना लिया है, उसी का नाम गवर्नमेंट है। गरीब और अमीर का भेद मिटा दो और गवर्नमेंट खत्म। ये मुंशी प्रेमचंद की भाषा है, अभी मेरी भाषा नहीं। कातिल नामक लेख में बोलते हैं कि जो यह क्रूर व्यवस्था है, बहुत ही मतलब उनके अंदर आग धधक रहा था, कोई समझौता नहीं चाहते थे। ये जो क्रूर व्यवस्था है जो सामंतों और साम्राज्यवादियों के गठजोड़ से अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है, क्योंकि अंग्रेजों के पहले तो यहाँ सामंती व्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेज जब आए तो यहाँ के सामंती व्यवस्था में दरार तो डाले, लेकिन 1857 के बाद उन्होंने सबक लेते हुए यहाँ के राजे रजवाड़े और जमींदारों को अपना मतलब खम्भा बना के और यहाँ शोषण शुरू किया। तब से साम्राज्यवादी और सामंतियों का गठजोड़ शुरू हो गया देश में। उस व्यवस्था के प्रति इनका एकदम पैना नजर था और बहुत गुस्सा था बिना समझौता के। और धर्मवीर अपने माँ से कहते हुए इस कातिल में बोलता है कि वे अंग्रेज हिंदुस्तान को उस वक्त छोड़ेंगे जब उनको विश्वास हो जाएगा कि वहाँ यहाँ पे रुकना एक क्षण भी मुश्किल, एक क्षण भी वह जिंदा नहीं रह सकते हैं। आज हिंदुस्तान में अगर 1000 अंग्रेजों का कत्ल कर दिया जाए तो स्वराज मिल जाएगा। मतलब इतना उनको गुस्सा है। वो अपने पात्र के माध्यम से कह रहे हैं कि इनका मिलाड फिलाड करने की जरूरत नहीं है, इनको सीधे सीधे हजारों की संख्या में अंग्रेजों को कत्लेआम करने की बात वो पात्र बोल रहा है। आज हिंदुस्तान में 1000 अंग्रेजों का कत्ल कर दिया जाए तो स्वराज मिल जाए। रूस इसी तरह से आज़ाद हुआ, आयरलैंड इसी तरह से आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान भी इसी तरह से आज़ाद होगा। वो पात्र के माध्यम से अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। और समझ लीजिए वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मतलब वह चिरौरी विनती करके नहीं, सीधे सीधे जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का सशस्त्र बगावत था और जिस तरह से भी हो वह उसके कायल भी हो चुके थे। प्रेमाश्रम और गोदान जिसका सारे लोग जिक्र करते हैं, और प्रेमाश्रम और गोदान तो एक महाग्रंथ है भारत में अगर देखा जाए किसानों और यहाँ के मजदूरों के लिए। उसमें बोलते हैं झिंगुरू के माध्यम से कि कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजनों को किसी आसामी के साथ कड़ाई नहीं करना चाहिए, है ही।
कानून है कि किसी भी आसामी के साथ कड़ाई न की जाए, कोई जमींदार किसी भी किसान के साथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो, जमींदार रस्सी में बंधवा कर पीटता है और महाजन लात घूसे से बात करता है, और जो यह अदालत कचहरी सब उसी के साथ हैं। तो ऐसे समय में वह स्पष्ट करते हैं कि यह एक पूंजीवादी व्यवस्था के तहत पूरी अदालत, कोर्ट, कचहरी वो हमारे पक्ष में कानून बना हुआ है, उसके बावजूद भी वो सारा काम करता है। मैं अब लास्ट में ही जा रहा हूँ साथी, बस 2 मिनट चाहूँगा। मैं मुंशी प्रेमचंद के ही माध्यम से उनकी विकास यात्रा को भी और स्पष्टता को देख रहे हैं कि दूसरा पात्र राम सेवक घोषित करता है कि संसार में गौ बनने से काम नहीं चलने वाला है, जितना दबोगे लोग उतना ही दबाते हैं। थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब हैं तो हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है, जो गरीब है, बेबस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार हैं। यहाँ तो किसान है, वो सबके लिए नर्म चारा बना हुआ है, सबसे मुलायम चारा बना हुआ है। अपने हक और न्याय के लिए लड़ना सबसे बड़ा पाप बना हुआ है। और आगे वर्ग संघर्ष का बिगुल फूंकते हुए मुंशी प्रेमचंद्र अपने पात्र के माध्यम से कहते हैं कि मैंने गांव में डुगडुगी पिटवा दिया है कि कोई भी बेसी लगान नहीं देगा, कोई भी खेत नहीं छोड़ेगा। अगर वह इसके कायल है तो मैं उसके साथ हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम चाहो, मतलब वो राजे रजवाड़े टाइप के लोगों के लिए, कि वह बेमुँह किसानों को पीस कर खा जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। इस जमाने में जब तक कड़े नहीं बनोगे तब तक कोई नहीं सुनता है। और अंधा पूंजीवाद में भी यह और आक्रोशित होते हैं। मैं इस कोटेशन को नहीं पढ़ रहा हूँ। और धीरे धीरे वो किसानों के सशस्त्र बगावत की तरफ मुंशी प्रेमचंद जाते हैं और संदेश देते हैं, यह आशा करना कि पूंजीपति किसानों की दीनहीन दशा देखकर लाभ उठाना छोड़ देंगे। और तो यह वही सोच है कि जैसे कुत्ते के प्रति हम सोच लें कि वह चमड़े की रखवाली करेगा, इस खूंखार जानवर से रक्षा अगर करना है तो स्वयं सशस्त्र होना पड़ेगा। यह मैं अभी इसके बाद और भी कुछ कोटेशन है जो महाजनी सभ्यता में है, तमाम चीज़ों में है। लेकिन इन सब चीज़ों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद्र आज के लेखक और साहित्यकार, जो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया कहे जाते हैं, वो तो अखबार वाले हैं, लेकिन ढेरों साहित्यकार हैं जो पुरस्कार पाने के लिए अपनी भाषा को बदल देते हैं। और इसी देश में रोज रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, आदिवासियों पर कत्लेआम हो रहे हैं, दलितों के साथ आए दिनों पे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं, और महिलाओं के साथ रोज बरोज घटनाएं हो रही हैं। उसके पक्ष में खड़े होना आज साहित्यकारों की भूमिका नहीं रह गई। फिर भी उसके बावजूद भी इस अंधकार में चिंगारी छिपी हुई है। ढेरों ऐसे साहित्यकार हैं जो मुंशी प्रेमचंद की विरासत को संभाले हुए हैं। वो पत्रकार या तो जेलों में हैं या तो वह नेपथ्य में दिखाई देंगे। वह शायद आपको मंचों पे कम दिखाई देते हों, और वह उन आंदोलनकारियों के साथ वो दिखाई देते हैं। जैसे किसान आंदोलनकारियों पर जब ढेले चलाए जा रहे थे जनता बनकर, और कहा जा रहा था वो आरएसएस वाले सब थे और ढेला चला रहे थे और पत्थर चला रहे थे और कह रहे थे कि जनता देखिए किसानों से अगुता गई है और सिंधु बॉर्डर पे अब ढेला चला रही है। और वो पत्रकार उन ढेला चलाने वाले और पुलिस उनके साथ थे, ढेला चलाने वालों के साथ, और उसके पीछे बैठकर वो पत्रकार रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। उसको भी पत्थर लगता है, फिर वह जेलों में भी जाता है। ऐसे पत्रकार आंदोलनों में आप देखेंगे, ऐसे साहित्यकारों आंदोलनों में देखेंगे। तो आज भी वो पत्रकार हैं। आप बरबरा राव का नाम सुनिए, तेलुगु के बड़े अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं। वो कितने साल तक जेलों में बंद रहे, अब एकदम मौत के धरातल पे चले गए, तो उनको सरकार वही स्वास्थ्य का वह करके और बाहर करती है। तो ढेरों साहित्यकार आज भी हैं, लेकिन उन पर ढेरों धाराएं लगी होती हैं। वह बहुत ही आज जैसे मुंशी प्रेमचंद अपना नाम बदल के काम करते होंगे, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आज भी मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग नहीं होंगे जो नाम बदल के काम करते होंगे, जो गुमनामी के अंधेरे में होंगे? क्या मुंशी प्रेमचंद की जो विरासत है इतनी कमजोर है? नहीं हो सकती है। मुंशी प्रेमचंद की विरासत आज भी जिंदा है। अगर साहित्यों को अगर ढंग से हम लोग पढ़ेंगे तो आज भी वो लोग जिंदा हैं। ऐसे मुंशी प्रेमचंद की विरासत को लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद।